Hello everyone, so welcome to your YouTube channel Icon Careers. So student, the sequence of important CLAT GK 2026 topics को हम लोग cover कर रहे हैं. Today I'm going to discuss important part in CLAT, that is the political changes or the government year 2025. और इस पर्टिकुलर सेशन को हम अलग अलग दो से अलग पार्ट्स में कवर करेंगे. तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पार्ट नंबर 1. ओके, तो डेफिनेटली आप लोग इस केस से आइडेंटिफाई कर पा रहे हो क्योंकि मंथ ऑफ फेब 2025 में 10 सालों की गवर्नमेंट दिल्ली में हो रही थी, जो चल रही थी बाय द केजरीवाल, चेंज कर दिया गया इन 2025 में और नई चीफ बन चुकी गुप्ता. तो स्टूडेंट, आम आदमी पार्टी तो इतने सालों से कर रही थी, हटा दिया गया. तो असेंबली इलेक्शन जो दिल्ली में कंडक्ट किए गए थे 2025 में, तो उससे रिलेटेड वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम आज के सेशन में कवर करेंगे कि दिल्ली बेसिकली एक नेशनल कैपिटल रीजन का पार्ट है, डेफिनेटली टेरिटरी है, तो एडमिनिस्ट्रेशन उसका एक एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, गवर्नमेंट भी डिफरेंट है, डिफरेंट है. सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे. चलिए स्टार्ट विद दी फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि इलेक्शन होंगे तो वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा होंगे और इस साल इलेक्शन बिकॉज ऑफ द कंट्रोवर्सी कवर करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करें. द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी है, दैट इज इन द पार्ट नंबर 15 फ्रॉम आर्टिकल 324 लेकर 329 तक एक ऑटोनोमस बॉडी है. होल्ड द अथॉरिटी टू ओवरसीज. उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका काम क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, डायरेक्शन टू ऑल द इलेक्शंस, कंट्रोल द इलेक्टोरल प्रोसेस, जिस तरह से इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएंगे फ्रॉम इनिशियल द फाइनल the result declaration. All such monitoring by the election the conduct election are completed the term of the existing assembly and as per article 3 of the constitution. It means जब भी कभी असेंबली डिसॉल्व हो रही है या बिफोर टाइम अगर एंड हो रही है तो इलेक्शन कंडक्ट भी करवाना, दैट इज आल्सो द रिस्पांसिबिलिटी. तो भारत में इलेक्शंस करवाता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, अलॉन्ग विद और दी राज्यसभा के इलेक्शन आर फेमस फॉर बॉडीज जिस इलेक्शंस द इलेक्शन ऑफ appointment and tenure. The president appoints election commission and the election commissioner. There are total of 3 members in election commission. One is the chief election, the 2 other are the election commission. As per the appointment and condition of service and terms of office act 2020, that is a new act जो फॉर्म हुआ इन 2020 के अकॉर्डिंग इलेक्शन अपॉइंट किया जाएगा. हम यहीं पर वो कंट्रोवर्सी को भी कवर करेंगे. 2023 से पहले क्या प्रोविजन थे एंड आफ्टर द एक्ट, न्यू एक्ट इन 2020 क्या चेंजेस देखे गए. फिक्स टेन्योर ऑफ 6 इयर्स का इलेक्शन कमीशन और अप टू दी बीच या तो 6 साल का टेन्योर कंप्लीट हो जाए, अदरवाइज वो 65 इयर्स की एज को अटेन कर ले, तब तक वो चीफ बने रह सकते हैं. द सैलरी एंड द कंडीशन सर्विस ऑफ द ऑफ द कोर्ट जज, तो भी सुप्रीम कोर्ट के जज के सारी कंडीशन हैं, तो भी वो क्वालिफिकेशन कंडीशन सैलरी फॉलो करते हैं, सब सेम टू सेम फॉलो की जाएगी बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू. तो चेंज क्या था, देखिए इंपॉर्टेंट क्या है. 2020 पहले क्या था? द इलेक्शन कमीशन आर मेंबर्स ऑफ ईसीआई अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 3 मेंबर्स पैनल नेम्ड इलेक्शन. डेफिनेटली इलेक्शन कमिश्नर को इलेक्ट तो अपॉइंट तो ऑफ इंडिया ही करेंगे, बट देयर इज वन प्रोसेस का नाम जो है इलेक्शन कमिटी. देयर इज 3 मेंबर कमिटी, responsibility रहेगी on the basis of authority of. Prior to 2020, the committee consists of Prime Minister of India, Chief Justice of India and the leader of opposition. These are the 3 member. कौन कौन होंगे? Prime Minister of India,
the Chief Justice of India and the leader of opposition. But after the implementation of new act in 2023, यहाँ पर चीफ को रिमूव करके अपॉइंट कर दिया गया है, thereby giving the ruling government a dominant appointment of election. इनडायरेक्टली यही कहा जा रहा है बाय द अपोजिशन लीडर्स के द्वारा या अपोजिशन द्वारा कि मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग जो होगी वो गवर्नमेंट के पास होगी। इसको देखते पहले क्या था, डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो हो गए पीएम, एक हो गए सीबीआई और एक हो गए लीडर ऑफ अपोजिशन। तो ये तो तय है कि प्राइम मिनिस्टर को फॉलो नहीं करेंगे लीडर ऑफ अपोजिशन, बट सीबीआई भी कहीं ना कहीं आजकल गवर्नमेंट को फेवर नहीं करते, कभी करते कभी नहीं करते। दैट इज टोटली ऑन द बेसिस ऑफ, जो मैं कह रहा हूं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू पेपर्स। बट यहां पर सीजीआई को हटाकर अब एक मिनिस्टर या फिर एक यूनियन मिनिस्टर, एक यूनियन उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी मेंबर पैनल में अपॉइंट होंगे और उन्हीं के बेसिस पर मेजॉरिटी ऑफ वोट पर नए चीफ इलेक्शन को अपॉइंट किया जाएगा। दैट इज द होल कंट्रोवर्सी। According to the section 15 clause 2 of the RPA Representation Act 1951, elections cannot be notified less than 6 months before the end of the assembly term unless the assembly 6 महीने से पहले कोई नोटिफिकेशन और द न्यू देखते हो, चाहे प्रीमैच्योर कोई गवर्नमेंट डिसॉल्व भी हो जाए। डिसॉल्यूशन ऑफ द असेंबली, हमें रोल ऑफ द गवर्नर क्या होता है? आर्टिकल्स 174 क्लॉज 2 क्लॉज बी इंपॉर्टेंट है, डाउन करेंगे। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ द गवर्नर डिसॉल्व द लेजिस्लेचर फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर किसी स्टेट की असेंबली को डिसॉल्व करना है, दैट इज द होल सोल अथॉरिटी ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट अंडर द आर्टिकल ऑफ 174 क्लॉज 2 क्लॉज बी। द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन रिकमेंडेड डिसॉल्यूशन ऑफ द असेंबली फॉर इट्स। ये रिकमेंडेशन कौन देगा? along with the union, along with the council of minister, they give the advice to the governor of the state अब हमें यहाँ को डिसॉल्व करना है। Once the assembly is dissolved, the ECI is mandated to hold election in 6 months. यहाँ पर 6 महीने के अंदर फिर इलेक्शंस करवाने हो जाएंगे। बट दिल्ली इसमें जो है, दिल्ली में इलेक्शंस हुए थे, तो दिल्ली स्पेशल क्यों? दिल्ली की जो टोटल असेंबली 70 है, ध्यान रखें असेंबली सीट 70 है, लोकसभा की सीट 7 है। चलिए अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हमें कवर करने हैं। फर्स्ट पॉइंट, इन दिल्ली द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 कवर्स द डिसॉल्यूशन ऑफ द असेंबली। जो डिसॉल्व की जाएगी दिल्ली की, तो अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द एक्ट जिसका नाम है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 के अकॉर्डिंग सेक्शन क्लॉज 2 क्लॉज बी स्टेट दैट एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं किसी या दिल्ली के, डिसॉल्व द असेंबली बट द फाइनल डिसीजन लाई विद इन द सेंटर। भले डिसॉल्व तो एलजी कर देंगे बट फाइनल डिसीजन कौन लेगा? सेंटर लेगा। Therefore, even if the chief recommended dissolution, it is ultimately contingent upon the approval of the LG and central government. उस पर्टिकुलर एनसीटी का या नेशनल कैपिटल रीजन है, वो चाहते हैं कि असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाए, बट अल्टीमेटली जो डिसीजन होगा ओनली बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। व्हाट इज द गवर्नेंस मॉडल ऑफ दिल्ली? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। तो इतनी टसल रहती है बिटवीन द एलजी और द गवर्नर के बीच। आपने देखा होगा जब भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट थी, तब तक जितने भी एलजी बने और चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली के बीच एक टसल हमेशा रही है। लेकिन जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है और रेखा गुप्ता चीफ मिनिस्टर बनी है, और आपने पिछले 8-10 महीनों कभी भी एलजी और चीफ क्या होगा, कभी कवर नहीं किया होगा कोई। तो हमेशा से फेडरल स्ट्रक्चर में यही होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि उनकी गवर्नमेंट बने, और अगर गवर्नमेंट बन भी जाती है और अगर गवर्नर के फेवर का होगा तो कभी टसल नहीं होगा। और इन केस अगर अपोजिशन पार्टी की गवर्नमेंट बन जाए और उसमें गवर्नर किसी पार्टी का हो, तो वहां हमें तो यही चल रहा था दिल्ली के अंदर पिछले 10 सालों से। और फिर यही तो कहा गया ड्यूरिंग द इलेक्शंस की, कहते रहे अरविंद केजरीवाल, उनके बाद जो आतिशी मार लेना थी जो चीफ मिनिस्टर बनी थी जस्ट बिफोर द इलेक्शंस,
वो यही कहते रहे कि गवर्नर ने कभी हमें काम नहीं करने दिया। So what is basically the governance model of Delhi? The status of Delhi being a union territory under the Schedule 1 of the Constitution but designated as a national capital territory under Article AA. ध्यान रखें नेशनल कैपिटल रीजन जो दिल्ली पार्ट है इज अंडर विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन 139 डबल ए 239 double A was inserted in the constitution under which amendment 9th constitution 1991 में आया to give special status to Delhi following the recommendation of the S Balakrishnan committee। ये कमिटी फॉर्म की गई, ने कहा कि दिल्ली को एक फुल स्टेटहुड का टाइटल मिल जाना चाहिए। दैट इज द गिवन, दैट इज बेसिकली बाय द रिकमेंडेशन बाय द कमिटी एस बालाकृष्णन। Provisions of Article 239 double. It says that the NCT of Delhi will have an administrator and तो टोटल 8 यूनियन टेरिटरी इंडिया के अंदर उसमें 3 पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर और दी दिल्ली, वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेफ्टिनेंट गवर्नर भी है। बाकी कहीं पर जो बची हुई 5 यूटीज है वहां पर कोई लेजिस्लेटिव नहीं है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, the legislative assembly shall have the power to make law for the whole or any part of the NCT of the matter in the state list or the concurrent list in so far as any such matter is applicable to territory except on the subject of police order। कुल मिलाकर कोई पर्टिकुलर एनसीटी टेरिटरी वहां पर लेजिस्लेटिव है, वहां पर पर्टिकुलर गवर्नमेंट को सभी सब्जेक्ट्स पर कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन 3(1) जहां पुलिस पर वो उनके कंट्रोल में नहीं रहेगी, पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर वो उनके कंट्रोल में नहीं जाएगा और लैंड उस पर्टिकुलर स्टेट या यूटी गवर्नमेंट के कंट्रोल में। नेक्स्ट वन, फर्दर एलजी हैज ईदर एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और ही इज बाउंड टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन टेकन रेफरेंस बाय हिम। Further, LG has either act on the aid and advice of the, या तो LG चाहे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एड एंड एडवाइस पर काम कर सकते हैं और ही इज बाउंड टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन टेकन बाय द प्रेसिडेंट, या फिर प्रेसिडेंट चाहते हैं कि वो फॉलो कर सकते हैं। इट आल्सो एम्पावर द LG टू रेफर टू अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मैटर विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बहुत बार यही तो हमने डिस्कशन किया, गवर्नर तो उस समय की गवर्नमेंट थी आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की, सारी पॉलिसी से हो पा रहे थे, एक नहीं। This dual control between the LG and the elected government leads to power person. That is already we had constitutional provision. Article 24 पर इलेक्शन के बारे में बताया गया है। Article 325 से no person to be eligible for or to electoral roll on the ground of religion, race, caste and sex. There is no such discrimination on the basis of religion, race, caste or electoral process में जगह दी जाए और नहीं। Complete the transparent process for the electoral. And Article 326 is very important. Election to the House of the People and the legislature of the state to based on the adult suffrage. जो भी इलेक्शंस होते हैं, चाहे वो स्टेट असेंबली के हों चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की, वहां पर जो वोटर्स होंगे वो एडल्ट सब फॉलो करेंगे। तब कोई भी पर्सन जो 18 साल या उससे ऊपर है आर एबल टू कास्ट हिज और हर वोट। आर्टिकल 329 बार टू इन्फ्लुएंसेस बाय कोर्ट इन इलेक्शन मैटर्स, कोई भी इलेक्शन मैटर को कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। दैट इज डिफाइंड इन आर्टिकल। ध्यान रखें, इलेक्शन कमीशन के साथ दिल्ली इलेक्शन, साथ में वाइस प्रेसिडेंट का रेजिग्नेशन, के साथ में न्यू वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, सारे टॉपिक इंटरकनेक्टेड ही के साथ कंट्रोवर्सी है। टॉपिक कुछ आए, क्वेश्चंस रिलेटेड बनेगा। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज वाइस प्रेसिडेंट। एज यू ऑल नो कि अभी रिसेंटली एक लेटर आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ज्यादा न्यूज में था, जहां पर आर्टिकल 7 क्लॉज ए, यही तो आर्टिकल है जो पूछा जाएगा। कुछ सालों में वाइस प्रेसिडेंट पूछा गया था, सॉरी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया था, जहां पर इस लेटर के थ्रू जो करंटली उस समय के
वाइस प्रेसिडेंट थे राजस्थान बेस्ड जगदीप धनखड़, उन्होंने रेजिग्नेशन किया ड्यू टू हेल्थ इशू। ओके, तो नए वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया गया, पुराने वाइस प्रेसिडेंट ने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया। ही इज द थर्ड वाइस प्रेसिडेंट इन इंडियन हिस्ट्री स्टेप डाउन बिफोर कंप्लीटिंग टर्म आफ्टर वीवी और आर वेंकट रमन। भारत के इतिहास में तीन वाइस प्रेसिडेंट राधा कृष्ण, से पहले थे जगदीप 14 नंबर के, और उनसे पहले दो और वाइस प्रेसिडेंट ने बिफोर टाइम ही अपना टाइम दे दिया, और वो कौन कौन थे, और आर वेंकट। इलेक्शन प्रोसेस क्या है? इलेक्टोरल कॉलेज, MPs from both houses of the parliament elected or nominated members but state legislators not participate articles। अगर हमें वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना है तो दोनों हाउसेस मेंबर्स होंगे, एमपी होंगे, वो ही वोट कास्ट करेंगे। देयर इज नो सच पावर गिवन इज अंडर व्हिच आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 6। वोटिंग प्रोसेस कंडक्टेड वाया proportional transfer vote by secret ballot overseen by the returning officer। इट मींस वो अपनी प्रायोरिटी के अनुसार वोट कास्ट करेंगे, अकॉर्डिंग सिंगल ट्रांसफर वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? मस्ट बी 30 ओल्ड होने चाहिए, क्वालिफाइड राज्यसभा मेंबरशिप के बराबर की होनी चाहिए, नॉट होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एंड शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, 35 ईयर ऑफ एज होनी चाहिए, साउंडेड होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, इसके अलावा राज्यसभा की मेंबर होने जैसे होने चाहिए। तब अगर वो राज्यसभा की मेंबर को क्वालिफाइड मेंबर बन सकते हैं तो वो राज्यसभा के वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन या फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बन सकते हैं। आपको पता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही कौन होते हैं? राज्यसभा के एक्स ऑफिशियल मेंबर होते हैं। भारत के अंदर जो वाइस प्रेसिडेंट कॉन्सेप्ट है वो सोर्स किया गया है फ्रॉम द यूएसए। इट ओके? तो सोर्स फ्रॉम विच कंट्री? अब ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 60 कहता है देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट इन इंडिया। ओके, 64 सेज वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफ चेयरमैन स्टेट। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। दैट्स व्हाई हूएवर वो भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनेंगे एक्स ऑफिशियल के राज्यसभा के। आई द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज अ प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसीज or during the absence of the president. In case of any casualty happens, या post of president of India उनकी absence को handle election of the vice president, ये important। term of office 5 years का रहेगा। 8 says time of holding election to vacancy in vice president, the term of office of casual bit। तब बड़ा सिंपल सा है, इंडिया में इलेक्शंस टाइम टेन्योर होता है। अगर बिफोर टाइम रिजाइन देते हैं, इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट 60 दिन का प्रोविजन होता है और उसमें एज सून एज इलेक्शंस कंडक्ट करवाने होंगे। इट ओके? और ध्यान रखिए इन केस ऑफ वैकेंसी ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा की जो एज ए इंटरिम टेम्पररी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होंगे राज्यसभा। 9 oath given by the vice president of India, by whom? President of India। 70 discharge of president function in any contingency। 71 matter related to or connected with the election of the vice president। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो मैंने पर टिक करवा। नेक्स्ट, आफ्टर रिजाइनिंग द जगदीप धनखड़ वाइस प्रेसिडेंटशिप फ्रॉम द न्यू वन राधा कृष्ण, बेसिकली द 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने कराया था बी सुदर्शन रेड्डी को जज रह चुके। और राधा कृष्ण वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो किन किन के गवर्नर रहे? झारखंड, तेलंगाना, पौंडीचेरी, महाराष्ट्र। याद रखें तो 2022 द्रौपदी मुर्मू ऑफ इंडिया बनी, क्लैट ने पूछा था जस्ट बिफोर टू बिकम ऑफ इंडिया वो किस स्टेट की गवर्नर थी। अगेन इस केस ये क्वेश्चन थोड़ा सा जान लेते हैं सीपी राधाकृष्णन के बारे में। ये लिस्ट हैं, एग्रीकल्चरलिस्ट हैं। इट ओके? द थर्ड लीडर फ्रॉम तमिलनाडु, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इससे पहले कौन थे? एस राधाकृष्णन, और उससे पहले थे वेंकैया नायडू। यूनिक फैक्ट्स अबाउट द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओनली डॉक्टर एस राधाकृष्णन
and Mohammad Hamid Ansari has served 2 consecutive. भारत में 5 साल का टेन्योर होता है और 2 लगातार बार केवल 2 ही वाइस प्रेसिडेंट एस राधाकृष्णन और हामिद अंसारी. Next one, apart from S. Radhakrishnan, Hidayatullah and Dr. Shankar Sharma, who were elected unopposed. तो इलेक्शंस ही नहीं हुए. आपने देखा होगा इस बार इलेक्शंस हुए थे तो वो अनअपोज्ड नहीं. थर्ड वन, Kant was the first and the only right in the office. In the office, that we Krishna Justice Muhammad Hidayatullah is only person in served as a chief of India, acting president and the vice president. As a vice president of India and the president of India, M. Hidayatullah was also the High Court के chief रह चुके हैं. So this is all about the important political changes till 2025 from January to October हम cover करेंगे. आज के सेशन में हमने मेजरली क्या डिस्कस किया? इलेक्शन, असेंबली इलेक्शंस पहली, सेकंड हम इलेक्शन क्या, कंट्रोवर्सी, वाइस प्रेसिडेंट का रिजाइन और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, ऑल अबाउट द पॉलिटिकल. द नेक्स्ट सेशन पार्ट 2 हम लाएंगे. इस वीडियो को अच्छे से पूरा कवर करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखें. दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू सो मच. पावर इज नॉट द physically, knowledge is not the power, but execution power is the best knowledge. ध्यान रखें, पढ़ें, एग्जीक्यूशन